नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। उत्तर प्रदेश पुलिस के रडार पर दो लेडी डॉन हैं, जिसमें अतीक की पत्नी से बड़ा इनाम मुख्तार अंसारी की पत्नी पर है और शाइस्ता परवीन से ज्यादा खतरनाक हुई है मुख्तार अंसार की पत्नी। मनी लॉन्ड्रिंग समेत 9 मामलों में वांटेड है अशफा अंसारी है और पुलिस को शक यह है कि दोनों अपने पति के गैंग को ऑपरेट कर रही थी। तो शाइस्ता पर 50,000 रुपए, अफशा पर 75,000 का इनाम है। मुख्तार अंसारी और बेटा अब्बास और बहू तीनों जेल में बंद है। तो मुख्तार का छोटा बेटा उमर अवैध कब्जे के मामले में फरार चल रहा है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी पर भी कई मुकदमे दर्ज हैं और मुख्तार की पत्नी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। अश्विनी द्विवेदी लखनऊ से हमारी संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, मुख्तार की पत्नी का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा, इनाम उन पे भी घोषित है और शाइस्ता परवीन भी लापता है, उनका कोई सुराग भी नहीं लग पा रहा। ये दोनों ही बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए बनी हुई है। बिल्कुल, अगर बात करें चाहे शाइस्ता परवीन की बात करें जो अतीक की पत्नी है या फिर मुख्तार की पत्नी अफसा की बात करें, दोनों फरार हैं, दोनों मोस्ट वांटेड उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और कहीं ना कहीं पुलिस इन दोनों को पकड़ने में अभी तक नाकाम साबित हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार दावा कर रही है कि दोनों को जल्द ही हिरासत में लिया जाएगा, जल्द उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन आखिर सवाल ये खड़ा हो रहा, क्या इतनी बाहुबली हो चुकी है दोनों महिला वांटेड कि उनको अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पा रही है? निश्चित तौर पर अगर बात करें जो मुख्तार अंसारी की जो पत्नी है अफसा, उन पर 75,000 रुपए का जो है इनाम घोषित किया चुका है। साथ ही साथ अगर बात करें तो उनको 9 मामलों में वांटेड है। बड़ी तमाम ऐसे मामले हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए हैं या तमाम अन्य तरह के मामले जिसमें वो कहीं ना कहीं आरोपी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पुलिस उत्तर प्रदेश की इतनी सजगता नहीं दिखा पा रही, क्या बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही? क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि अभी हाल ही में अतीक अहमद का मामला जो कुछ पूरा हुआ, उसमें जो हत्याकांड उमेश पाल का हुआ था, उसके बाद से शाइस्ता परवीन भी आज जो है वो फरार चल रही हैं, दूसरी ओर जो अफसा है वो फरार चल रही हैं और कहीं ना कहीं बड़े बड़े दावे करने वाली पुलिस अभी तक नाकाम साबित हो रही है। हालांकि लगातार पुलिस कह रही है कि जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होंगी, लेकिन आखिर कब होंगी ये सवाल लाजमी है। दूसरी ओर बात करें अगर मुख्तार पे परिवार की, तो लगातार उस पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। सरकार किसी भी हालत में नहीं चाहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी माफिया परिवार हो जो पनपने पाए और जनता जो है उससे बेहाल हो। तो ऐसे में लगातार कार्रवाई का दौर चालू है, चाहे अतीक का परिवार हो, जो भी शिकंजा कसना चाहिए कानूनी तरीके से वो कसा जा रहा है। दूसरी ओर जो मुख्तार अंसारी हैं, हालांकि मुख्तार अंसारी एक कहें तो अभी भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनका बेटा अब्बास अभी भी विधायक है, उनका भाई जो सांसद है। ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को लेकर के तरह तरह की बातें हो रही कि राजनीतिक पैठ के चलते अभी तक बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन सरकार ने दिखाया पिछले 5 सालों में कि राजनीतिक रसूख कितना भी किसी भी माफिया का हो, लेकिन कार्रवाई के जद में अगर वो आएगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। अब मामला ये आता है कि जो अफसा हैं उन पर कार्रवाई कब होगी, उनकी गिरफ्तारी कब होगी? कई मामलों में फरार चल रही है, मोस्ट वांटेड है और ऐसे समझिए कि जो उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है शाइस्ता परवीन है, उनसे भी बड़ी वांटेड उत्तर प्रदेश में इस समय मुख्तार की पत्नी अफसा हो चुकी हैं। क्योंकि शाइस्ता परवीन है, उन पर 50,000 रुपए का इनामिया वो हैं, अफसा 75,000 रुपए की इनामिया है और दोनों इस समय फरार हैं। हालांकि लगातार पुलिस दबिश दे रही है और कहीं ना कहीं ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं है। पश्चिम बंगाल में भी लगातार पुलिस जो है छापेमारी कर रही है। इसके अलावा नेपाल है, आसपास के जो बॉर्डर्स हैं वहां पर पुलिस लगातार सक्रिय है। बिहार में पुलिस ने डेरा डाला है और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जल्द ही दोनों जो महिला वांटेड उत्तर प्रदेश की हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगी। अफसा की बात करें या फिर शाइस्ता की बात करें, दोनों पुलिस की रडार पर लगातार है। हालांकि जो अगर मुख्तार की बात करें तो मुख्तार इसमें खुद जेल में है, अब्बास उनका बेटा वो भी जेल में है, उनकी बहू जेल में है और दूसरा बेटा जो है उमर वो अभी फरार चल रहा है। ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा परिवार है पुलिस की रडार पर है, छोटे छोटे क्लू इकट्ठे किया जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस बड़ा खुलासा जल्द कर सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि माफियाओं पर शिकंजा कसो, उनके मददगारों पर शिकंजा करो और जो भी जनता के आड़े आए, जो भी जनता को तकलीफ पहुंचाता है तो निश्चित तौर पर उन पर कार्रवाई करो। अब कार्रवाई क्या होगी इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़े, क्योंकि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और कभी भी घोषणा हो सकती है, कभी भी
पुलिस ऐसा कह सकती है कि आज उनकी जो गिरफ्त में उत्तर प्रदेश की मोस्ट वांटेड जो महिलाएं वो आ चुकी हैं। जी अश्विनी, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और माफिया अतीक और अशरफ के मर्डर केस से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां तीनों हमलावरों की आज कस्टडी रिमांड जो पूरी हो रही है और शाम 5 बजे तक तीनों की सीजेएम कोर्ट ने कस्टडी रिमांड दी थी। इसमें लवलेश है, आशीष, सनी की पुलिस कस्टडी जो है वो आज पूरी हो रही है। तीनों शूटर्स को प्रतापगढ़ जेल भेजा जाएगा और मामले में जांच कर रही एसआईटी ने कस्टडी रिमांड पर लिया था। तो आज शाम 5 बजे तक तीनों की सीजेएम कोर्ट में कस्टडी रिमांड, चूंकि इनको आज शाम 5 बजे तक की दी गई थी। अश्विनी, इतने दिन की रिमांड पे क्या कोई बड़ा खुलासा हो पाया कि आखिर इन तीनों ने इस हत्या को अंजाम क्यों दिया, इसके पीछे की कहानी क्या थी? चूंकि जैसी तस्वीर दिखाई दे रही है, क्या हूबहू वैसी है या इसके पीछे कुछ और कड़ियां जुड़ी हैं? बिल्कुल, आज जो तीनों अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारे थे उनकी आज कस्टडी रिमांड खत्म हो रही है। एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही थी इनसे, लेकिन अभी तमाम खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि एसआईटी के हाथ कुछ महत्वपूर्ण चीजें जरूर लगी हैं। उनको ही अब कहीं ना कहीं उनकी दिशा में आगे बढ़ा जा रहा है। पुलिस ने जो एसआईटी थी उसने बाकायदा पूछताछ की तीनों से, लवलेश से, सनी से और तीसरा एक जो आरोपी था उससे पूछताछ की। हालांकि तीनों गुमराह करते रहे एसआईटी को, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। एक मोस्ट वांटेड उत्तर प्रदेश का माफिया होता है जिसके इशारे पर पिछली सरकारें चलती थी और उसको इस तरीके से मारना आसान नहीं। जरूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है और साजिश की ही परतें खोलने में एसआईटी लगी हुई है। आज जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ भी हुई, पूछताछ में कुछ खुलासे भी हुए। एक होटल से फोन भी बरामद हुए, हालांकि उसमें सिम नहीं थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस इन चीजों पर बात कर रही कि आखिर कैसे सिम जो थे वो कहां गायब हुए। दूसरी ओर आज अगर बात करें तो तीनों आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं एसआईटी को, कि कभी कुछ बोलते हैं, तीनों के जो बयान है वो मिलाप नहीं करते हैं, अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात है, जो विदेशी पिस्टलें आई थी जो उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश में बैन है, वो असलहे कहां से आई, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इससे पहले पंजाब में एक हत्या होती है, पंजाब में एक सिंगर होते हैं मूसेवाला, उनकी हत्या होती है और उससे हत्याकांड में भी इसी तरीके के विदेशी असलहों के प्रयोग किया गया था। निश्चित तौर पर उसमें तमाम बड़े माफियाओं के नाम आए थे। क्या उनका कनेक्शन उत्तर प्रदेश की में इस हुई हत्या में है, ये सवाल है। हालांकि अभी आज 5 बजे शाम को इनकी कस्टडी रिमांड जो है खत्म हो जाएगी, उसके बाद इनको प्रतापगढ़ जेल भेज दिया जाएगा और जो कुछ भी इनसे पूछताछ में पता चला है वो आगे जानकारी जो है उस पर जांच शुरू होगी। सबसे बड़ा सवाल है कि ये लोग रुके कहां थे, जो अभी तक सूत्रों से जानकारी हो रही, जिस समय हत्याकांड हुआ था, जिस समय अशरफ और अतीक को गोली मारी गई थी, उस समय 3 की जगह कुछ और लोग भी इनके आसपास थे जो बैकअप के लिए थे। और कहीं ना कहीं उनका कहना था कि अगर कोई और घटना होती है या फिर जवाबी फायरिंग होती है या फिर बचते हैं अतीक अशरफ गोली मारने के दौरान, तो वो लोग बैकअप में आते और अतीक अशरफ पर हमला करते। ऐसी जानकारी अंदर खाने से आ रही। हालांकि एसआईटी की ओर से अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया, क्योंकि जो जांचें हैं वो गुप्त तरीके से पूछताछ हो रही है। एसआईटी चाह रही है, पुलिस चाह रही है कि चीजें बाहर न जाने पाए। बिल्कुल, यानी अभी बहुत सी चीजें हैं जो अभी बाहर आना बाकी है, कई राज ऐसे हैं जिनसे पर्दा उठना बाकी है। बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है, जहां कांग्रेस ने नगरपालिका पंचायत के प्रत्याशी घोषित किए हैं और नगरपालिका भरथना से ब्रिजेश शर्मा कांग्रेस प्रत्याशी हैं, जबकि नगरपालिका जसवंत नगर से किशन लाल को टिकट मिला है। नगर पंचायत इकदिल से स्वाति गोयल को टिकट मिला है, जबकि नगर पंचायत लखना से प्रदीप दोहरे को उम्मीदवार बनाया गया है। नगर पंचायत मोहम्मदा गोहाना से अनवरी खातून को टिकट मिला है। औरैया से दिलीप तिवारी को टिकट मिला है। दिव्यापुर से नीलम चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। तो निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अब एक्टिव दिखाई दे रही है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। संदीप मिश्रा इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, निकाय चुनाव को लेकर पार्टियां एक्टिव, कांग्रेस ने भी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस भी एक्टिव मोड पे है और अपने दूसरे चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट उन्होंने जारी कर दिया है। और उस लिस्ट के अंतर्गत देखा जाए तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको चयनित किया गया है, क्योंकि इस पे काफी समय से मंथन चल रहा था और मंथन के बाद से फाइनली उसकी रिपोर्ट जो है सौंप दी गई है। अब यानी कि कांग्रेस के नगर पालिका पंचायत के प्रत्याशियों को पूरी घोषित कर दिया गया है, जिसमें
बरथाना में ब्रजेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ साथ जसवंत नगर में किसान लाल को टिकट दिया गया है और नगर पंचायत में एक दलित में स्वाति गोयल को टिकट दिया गया है। इसी तरह से देखा जाए तो बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जो आज लगाए बैठे थे, उनको टिकट नहीं मिल पाया जो पार्टी की तरफ से काम कर रहे थे। लेकिन जहां तक जो अंदर खाने की अगर हम बात करें तो वहां पे बड़े दिनों से मंथन चल रहा था कि आखिर इन सीटों पर किसको लड़ाया जाएगा और कौन कौन से उनके उम्मीदवार होंगे। तो फिलहाल अपनी लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दिया है और अब देखना ये होगा कि इन लिस्टों में कितने लोग विजेता बनकर निकल के सामने आते हैं। जी संदीप, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो यहाँ पे कांग्रेस ने भी नगर पंचायत के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया है, टिकट दिया गया है उन्हें और अब कांग्रेस भी पूरी एक्टिव दिखाई दे रही है निकाय चुनाव को लेकर। और न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां नगर निकाय चुनाव में आचार संहिता का उल्लंघन करना उम्मीदवार को महंगा पड़ा। निर्दलीय प्रत्याशी भूपेंद्र साहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जिला अस्पताल में फल वितरित कर रहा था निर्दलीय प्रत्याशी और जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर यह केस दर्ज हुआ है। इस खबर को न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया, इस पर संज्ञान लिया गया और अब कार्रवाई की जा रही है। तो जिला अस्पताल में फल वितरित करने का मामला है, जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर केस दर्ज हुआ है। ज्यादा जानकारी इस पे अनुज शर्मा महोबा से हमारे संवाददाता देंगे। अनुज, न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, एक्शन हुआ उस पे? द्वारा 3 दिन पहले पर्चा भरा गया था अपनी चुनाव को लेकर। उसके बाद 2 दिन बाद उनके द्वारा जो महिला जिला चिकित्सालय है उसमें फल वितरण का वो जो है कार्यक्रम कर रहे थे और उसकी जो फोटो है वो सोशल मीडिया वायरल थी। इन सारी फोटो को लेकर न्यूज़ वन इंडिया ने बड़ी ही प्रमुखता से खबर दिखाई थी, क्योंकि आचार संहिता का खुला उल्लंघन कर रहे थे वो। उस पर न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, जिससे जिलाधिकारी ने संज्ञान लेकर भूपेंद्र साहू के खिलाफ जो है 188 171/H में मुकदमा दर्ज करा दिया है और बड़ी कार्रवाई करने की बात कह रही है। बहुत शुक्रिया अनुज जानकारी के लिए। तो यहाँ पे न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद इसका बड़ा असर हुआ। और अगली खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां अनियंत्रित कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार 2 पुरुष और 1 महिला की मौत हो गई। हादसे में कार सवार 2 लोग भी घायल हुए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक खतौली क्षेत्र के पालगांव के निवासी हैं और थाना खतौली क्षेत्र के गंग नहर मार्ग पे यह हादसा हुआ, जहां रफ्तार का कहर देखा गया, जहां एक कार और बाइक, जो कार की चपेट में बाइक सवार आए और 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। 2 कार सवार भी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो थाना खतौली क्षेत्र के गंग नहर मार्ग पे यह हादसा हुआ, जहां एक कार और बाइक की टक्कर हुई और इसमें बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक महिला भी थी। इस हादसे में कार सवार 2 लोग भी घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर बुलंदशहर से है, जहां निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज में हादसे का मामला है और रेस्क्यू के दौरान फिर से एक जो हिस्सा था वो इसका गिर गया और कोल्ड स्टोरेज का हिस्सा गिरने से फायर कर्मी घायल हो गए। ट्रैक्टर पे मलबा गिरा, ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रैक्टर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। राहत बचाव कार्य में लगी टीम ने वहां से किसी तरीके से अपनी जान बचाई। एनडीआरएफ पुलिस की टीम ने वहां पे मौजूद थी, लेकिन यह हादसा जब हुआ तब पूरे इलाके में एक बार फिर अफरा तफरी मच गई। सिकंदराबाद रोड स्थित कोल्ड स्टोरेज का मामला। और परविंदर इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। परविंदर, एक बार फिर यहाँ पे एक हिस्सा बताया जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज का गिरा। जी बिल्कुल, देखिए बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बड़ा हादसा देखने को मिला है। जो निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज था, वहां लोडिंग के दौरान जो हादसा हुआ है, जिसमें 4 मजदूर दबे होने की जो आशंका बताई जा रही है, जिसमें से 1 मजदूर को सकुशल जो जिंदा बाहर निकाल लिया गया है। साथ ही साथ जो जिला प्रशासन है मौके पर मौजूद है। तमाम जो वहां रेस्क्यू का है अभियान वो लगातार जारी है। जो मजदूर दबे हुए हैं उनको निकालने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। तमाम जो आसपास के लोग हैं भारी तादाद में वहां पर पहुंचे हुए हैं, इकट्ठा हैं।
तो हालांकि पुलिस उन लोगों को भी समझाने में जुटी हुई है, चूंकि लोग हैं वो लगातार जो परिजन है रो रो कर उनका बुरा हाल है। और तो लोग ये कई बार आरोप ये लगा रहे हैं प्रशासन पर, क्योंकि ये हादसा रात के 11 बजे हुआ था, लेकिन प्रशासन की कहीं ना कहीं ये लापरवाही ये बताए रहे हैं, क्योंकि जो रेस्क्यू का अभियान जो जारी किया गया है निकालने का, ये अब ये लेट किया गया है। तो इसको लेकर जो असंतुष्ट नजर आ रहे हैं परिजन और साथ ही साथ जो क्षेत्र के लोग हैं, तो प्रशासन उनको भी समझाने में लगा होगा। साथ ही साथ जो मजदूर दबे हुए हैं उनको निकालने के लिए तमाम जो कवायद हैं वो की जा रही हैं। साथ ही जो एनडीआरएफ की टीम है उसको मौके पर बुला लिया है और जेसीबी बुलडोजर के माध्यम से भी तमाम जो मलबा है उसको हटाने का जो कार्य है वो जारी है। तस्वीरों में आप सब देख सकते हैं किस तरीके से जो मशीनें लगी हुई हैं मलबे को हटाने में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक और हादसा रेस्क्यू के दौरान देखने को मिला है, जहां पर एक ट्रैक्टर के ऊपर जो इसका एक हिस्सा था कोल्ड स्टोरेज का वो गिरा है, जिसमें एक कर्मी घायल भी बताया जा रहा है। साथ ही साथ जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था उसने भागकर वहां से अपनी जान बचाई है। तो कहीं ना कहीं हादसा बड़ा जबरदस्त देखा जा रहा है और लोग, हालांकि स्थानीय प्रशासन ने भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी वहां पे मौके पर बुला ले गया है, क्योंकि पूरे क्षेत्र के जो लोग हैं वहां लगातार संख्या में इजाफा होता जा रहा है। तो लगातार जो मजदूर हैं जो दबे हुए हैं उनको निकालने के लिए लगातार कवायदें हैं जो तेज की जा रही हैं। जी बहुत शुक्रिया परविंदर जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आपसे फिर अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और यूपी निकाय चुनाव में कांग्रेस सबसे फिसड्डी पार्टी साबित हुई थी 2017 में, और पिछले चुनाव में सिर्फ 6% सीटों पर ही जीत मिली थी, जबकि 87% पे जमानत राशि जब्त हुई थी। चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी अपनी जमानत ना बचा सके थे, जिसके बाद से पार्टी अब तक उससे उभर नहीं पा रही और 2023 के निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस बार किस तरह की तैयारी है, ये रिपोर्ट देखिए। पिछले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब था। हारने में अव्वल रहने वाली कांग्रेस के सबसे बड़ी संख्या में प्रत्याशी अपनी जमानत राशि भी नहीं बचा सके थे। मेयर और अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के सिर्फ 6 प्रत्याशी जीते थे, जबकि 87% की जमानत भी नहीं बची थी। बसपा की स्थिति भी कांग्रेस से ज्यादा जुदा नहीं थी। उसके 73% प्रत्याशियों के अलावा सपा के 51% मेयर और अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को जमानत राशि से हाथ धोना पड़ा था। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली भाजपा के 39% प्रत्याशियों की ही जमानत राशि जब्त हुई थी। पिछले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है, यानी कि अगर बात करें तो नीचे से फिसड्डी नजर आई है। ऐसे में कांग्रेस को मात्र 6% ही वोट मिल पाए थे। ऐसे में बहुत से ऐसे उनके उम्मीदवार थे जिनकी जमानत भी रद्द हो गई थी, यानी कि उनका जमानत का पैसा भी बेकार हो गया था। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से किए गए बड़े बड़े वादों पर पानी फिरता नजर आया था। 2017 में नगर निगम के चुनाव में फेल होती कांग्रेस क्या 2023 में फिर से उभर पाएगी? साल 2017 में 652 नगरीय निकायों के चुनाव में मेयर के 16 पदों पर सभी प्रमुख पार्टियों ने उम्मीदवार उतारे थे। बीजेपी ने 14 जबकि बसपा ने 2 पर जीत हासिल की थी। बसपा के 11, सपा और कांग्रेस के 10 मेयर प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई थी। 194 नगर पालिका अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को 70 सीटों पर सफलता मिली थी, जबकि 44 प्रत्याशी जमानत नहीं बचा पाए थे। बसपा चुनाव तो 186 सीटों पर लड़ी, लेकिन उसे सफलता सिर्फ 29 सीटों पर मिली। 2017 में बसपा ने भी 357 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, यानी कि 286 ही कुछ जीत पाए थे, यानी कि 45% उनको जीत मिली थी। यानी 45 उम्मीदवार उनके जीत के आए थे और 287 के आसपास उनको हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जिस तरीके से 2017 में हुए निकाय चुनाव पर लगातार पार्टियों ने बड़े बड़े दमखम के साथ में उतरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें नाकामी हासिल हुई थी। यानी सबसे ज्यादा की बात की जाए तो कांग्रेस की सबसे कम सीटें नजर आई थी। ऐसे में बसपा की 45 में जीत मिली थी। अब देखना ये होगा कि 2023 में क्या कुछ निकल के आता है। पार्टी के 131 प्रत्याशी जमानत नहीं बचा सके थे। नगर पालिका अध्यक्ष की 190 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली सपा को 45 सीटों पर सफलता मिली। 83 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। कांग्रेस 163 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें मात्र 9 सीटों पर ही उसे सफलता मिली। उसके 147 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई।
नगर पंचायत चुनाव की 414 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी को 100 सीटों पर सफलता मिली, जबकि 199 प्रत्याशी जमानत नहीं बचा सके। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी का कहना है कि पार्टी दमखम के साथ अगर चुनाव लड़ती है तो चुनाव जरूर जीती है। वैसे 2017 के चुनाव की बात करते हैं, तब भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली थी और 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होगी। देखिए 2023 के चुनाव योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है और पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को कि अब की 17 के 17 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे। शहरी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पहले भी अच्छा स्कोर रहता है और इस बार लगता है कि इन सारी विपक्ष की पार्टियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तमाम सीटों पे उम्मीदवार नहीं मिल रहे, तमाम सीटों पे उम्मीदवार देकर बदल रहे हैं, तमाम सीटों पर आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में जा रहे हैं, फिर घोषित करके बदल रहे हैं। इसी से पता लग रहा है कि विपक्ष कितना तैयार है और विपक्ष की सीट से लड़ने के लिए जो नामी लोग भी होते हैं समाज के, वो भी लड़ने को तैयार नहीं। बसपा ने 357 नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 45 जीती थी। 268 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। 380 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली सपा को 83 सीटों पर जीत मिली थी। उसके 207 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। 266 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस को सफलता सिर्फ 17 सीटों पर मिली, जबकि उसके 230 प्रत्याशी जमानत बचाने लायक भी वोट नहीं पा सके। रालोद के 91.51%, आम आदमी पार्टी के 98.71% प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी। ओवैसी की पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन 49 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में इस बार के चुनाव में भी यही देखने को मिल सकता है। जैसे ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, उसी समय प्रत्याशी भी मैदान पर आ गए थे। ऐसे में देखना होगा कि इस बार प्रत्याशी क्या कुछ नया कर पाते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव का कहना है कि निकाय चुनाव हमेशा सत्ताधार पार्टी का ही रहा है। ऐसे में बीजेपी की हमेशा से बढ़त रही है। वहीं समाजवादी पार्टी हमेशा दमखम के साथ चुनाव लड़ती है और हमने 2017 में मेयर पद नहीं जीता, लेकिन अच्छा काम किया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 2023 में हम बेहतर प्रदर्शन करेंगे। नगर निगमों में बीजेपी का होल्ड हमेशा से रहा है, कई दशकों से रहा है। अगर वो विपक्ष में थी या उसके 52-55 विधायक जब थे, जब सांसद भी उसके 10-12 हुआ करते थे, तब भी उसका होल्ड था। कई सारे महानगरों में उसके महापौर हमेशा से जीतते आए हैं। तो आज अगर बीजेपी का महानगरों में अधिपत्य है, तो नगर पालिका और नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी का होल्ड कई दशकों से लगातार चलता आ रहा है। कभी हम कहीं संख्याओं में बढ़ जाते हैं और कभी हम नंबर 2 की पोजीशन में हो जाते हैं। ये बात कहना बिल्कुल अलग है और गलत। मैं इसको कहूँगा कि समाजवादी पार्टी फिसड्डी नहीं रही है। समाजवादी पार्टी ने मौजूदा डबल इंजन की सरकार से लड़ाई लड़ी है और उस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का पूरा प्रयत्न किया है, सरकार से सवाल पूछा है। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में जहां सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी लगभग घोषित कर दिए हैं और नामांकन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, ऐसे में अब कयास लगाई जा रही है कि इस बार 2017 से बेहतर प्रदर्शन किया जाए। 2017 की अगर बात करते हैं तो जब कोई उम्मीदवार सीट पर पड़े कुल वैध मतों का 1/6% यानी 16.66% वोट हासिल नहीं कर पाता है, तो उसकी जमानत राशि जब्त होती है। ऐसे में 2017 में बहुत से उम्मीदवार ऐसे थे जिनकी जमानत भी पूरी तरीके से वृद्ध होती नजर आई थी। सबसे बड़ी बात थी कि जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो बेहतर कार्य करते हुए भी अपनी सीट को बचाने में कामयाब हो गए थे। लेकिन अब देखना यह होगा कि इस बार 2023 के चुनाव में कौन सी पार्टी किस रणनीति के अंतर्गत मैदान में उतरती है और जीत हासिल करने के लिए कौन सा पैंतरा आजमाती है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन रावत का कहना है कि 2017 में हम लोग जरूर पीछे रह गए थे, लेकिन आने वाले 2023 में बेहतर प्रदर्शन करने नजर आएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा प्रत्याशी है वो पहले से ही बहुत एक्टिव है और लगातार जनता के बीच मेहनत कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने नगर निकाय के लिए मजबूती से तैयारी की है
और वो सामने नजर आ रही हैं। जिस तरह से हमने सबसे पहले प्रत्याशियों की घोषणा की है और निश्चित तौर पे हम लोग इस बार जो लोकल इश्यूज हैं उनको लेकर के जनता के सामने जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशियों का चयन किया है वो भी ग्राउंड लेवल के वर्कर हैं और मैं कह सकता हूं कि निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे थे उनको उजागर करते हुए जनता के सामने जा रही है और हम लोग इस बार 2017 से अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। 2017 में हुए नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरीके से सभी पार्टियों ने दमखम से चुनाव लड़ा था उसके बाद से भी सफलता उनको हाथ नहीं मिली, यानी कि बहुत से ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी जमानत भी जब्त हो गई थी। अब फिर से एक बार हुंकार भरते वो प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, यानी कि इस बार फिर से निकाय चुनाव पर अपनी अपनी दावेदारी करते आ रहे हैं। ऐसे में जिस तरीके से नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी दावेदारी मजबूत कर दी है, तो ऐसे में अब नगर निगम के इस चुनाव में कितनी जीत हासिल होती है ये सबसे बड़ा विषय होने वाला है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी जिस दमखम से प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है, वहीं और विपक्षी पार्टी की अगर बात करते हैं तो वो पार्टी जमीन पर कहीं नजर नहीं आती दिख रही है। यानी कि क्या इस बार फिर से वही उम्मीदवारों का जमानत जब्त होगी जो उम्मीदवार पिछले साल 2017 में अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ने का दावा किए थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। ऐसे में 2023 के इस चुनाव में कितना विजयी रथ हासिल होती है विपक्षी पार्टी की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन साफ है कि इस बार के निकाय चुनाव के परिणाम अलग होने वाले हैं। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं संदीप मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के